मुकेश ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे कल गोवा जाना है, बिजनेस ट्रिप है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ लूं कि आप लोग भी मेरे साथ चलोगे। वैसे भी मेरे साथ कोई जा नहीं रहा तो सोचा क्यों ना आप लोगों को पूछ लिया जाए, इसी बहाने आप लोग भी गोवा घूम लेंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे तू गोवा जैसी जगह पर जा रहा है तो भला हम लोग तुझे मना करेंगे क्या? क्यों बहू? लेकिन माँ जी, मुकेश तो अपने ऑफिस के काम से जा रहे हैं। अब वो जब अपने ऑफिस के काम से जा रहे हैं तो हम लोग क्यों जाएं? मैं तुझसे पूछ नहीं रही बल्कि बता रही हूँ कि हम सभी लोग कल गोवा जा रहे हैं अपने मुकेश के साथ। ठीक है बहू, कल की तैयारी कर लो। जी माँ जी। हमेशा की तरह मुकेश की माँ, उसके पिताजी, उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई सभी लोग गोवा ट्रिप पर घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी कामिनी को उनके साथ जाने की तैयारी करनी पड़ती है। सभी ने अपनी अपनी पैकिंग की और फिर अपनी वैनिटी वैन में आकर अपनी अपनी सीट ली। सफर शुरू हुआ। सभी हंसते खेलते हुए जा रहे थे। 1-8 घंटे ही बीते थे कि कामिनी के ससुर जी बोले, कामिनी बहू जरा चाय और उसके साथ भजिए तो खिला दे, बिना खाए पिए सफर का मजा ही नहीं आता। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। कामिनी बहू बेसन रखना भूली तो नहीं थी? नहीं माँ जी, मैंने बेसन रख लिया था। इतना कहकर कामिनी वैनिटी वैन के किचन में चली जाती है और इंडक्शन पर चाय चढ़ा देती है और अपने आप से कहती है, मैं तो इन लोगों के हमेशा के सफर से तंग आ गई हूँ। जब से शादी करके आई हूँ तब से इनकी इतनी सारी बिजनेस ट्रिप्स देख ली कि अब मेरा घूमने फिरने से मन ही उब गया है। ना जाने मेरा चलता फिरता ससुराल कब सुधरेगा। अब ये लोग सारे रास्ते मजे करेंगे और मुझे खाना बना बना कर इन्हें खिलाना पड़ेगा। पता नहीं और मुझे कब तक ये सब झेलना पड़ेगा। कामिनी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके देवर विशाल की आवाज आती है, भाभी जरा जल्दी से करना, इस सफर में बिना चाय कॉफी या भजिए का मजा नहीं आ रहा है। ये सफर बहुत लंबा और कठिन लग रहा है, जल्दी लेकर आओ प्लीज। बस देवर जी, ला रही हूँ, जल्दी लेकर आओ प्लीज। इस घर में शादी नहीं करके आई, न जाने कौन सी नौकर बनकर आ गई हो। खुद तो शादी कर नहीं रहे और मुझे ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे। इस तरह कामिनी अब बड़बड़ाते हुए काम करने लगती है और उसने जल्दी जल्दी चाय छानी और गर्मा गर्म पकौड़ी प्लेट में निकाले और सभी को सर्व करने लगी। सभी मुस्कुराकर अपने अपने पकौड़े की प्लेट हाथ में लिए हुए गाना गाते हुए पकौड़े खाने लगे। कामिनी भी अपनी सीट पर बैठ गई और पकौड़े खाने लगी। कामिनी का पति मुकेश ड्राइविंग कर रहा था। पकौड़े खाने के बाद वो कामिनी से बोला, कामिनी आज के खाने में मटर पुलाव बना लेना, मेरा मटर पुलाव खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ बहू, पुलाव बनाने में टाइम लगता है, इसलिए जल्दी जा और तैयारी करना शुरू कर दे। कामिनी परेशान होते हुए अपनी जगह से उठती है और किचन में आते ही अपने आप से कहती है, इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है मुझे बार बार ऑर्डर देते हुए। मुंह उठाकर कोई न कोई ऑर्डर पकड़ा देंगे बनाने के लिए। ये लोग जरा भी नहीं सोचते कि मुझे भी आराम की जरूरत है। ना चाहते हुए भी कामिनी को अपने चलते फिरते ससुराल के लिए काम करना पड़ता, क्योंकि कामिनी के सोचने से क्या होने वाला था, इसलिए बेचारी मजबूरी में खाना बनाती है। देखते ही देखते वो लोग गोवा जाते हैं और वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब बारी थी छोटे भाई विशाल की शादी की। विशाल के लिए उसकी माँ एक बहुत बड़े घर की लड़की देख लेती है और जल्दी ही विशाल की शादी हो जाती है और पूनम दुल्हन बनकर उनके घर आ जाती है। पूनम को अपना ससुराल बहुत पसंद आया और अपनी जेठानी कामिनी तो सबसे ज्यादा पसंद आई। पूनम की कामिनी से बहुत बनती थी। अब पूनम की शादी को लगभग 15 दिन बीत गए थे। तभी एक दिन मुकेश अपनी माँ से बोला, माँ मुझे नैनीताल जाना है अपने ऑफिस पर्पस से, तो आप लोग भी नई दुल्हन के साथ तैयारी कर लो, हम सब अपनी वैनिटी वैन में ही जाएंगे हमेशा की तरह। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कामिनी का चेहरा उतर जाता है। लेकिन जब पूनम अपनी जेठानी का उतरा हुआ चेहरा देखती है तो उससे सवाल करती है, क्या हुआ दीदी, हम सभी लोग नैनीताल घूमने जा रहे हैं, ये जानकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी लोग नैनीताल के लिए रवाना हो जाते हैं। सफर शुरू होता है। सभी लोगों के साथ साथ घर की नई बहू पूनम भी इस सफर में बहुत खुश थी। सभी लोग हंसते गाते जा रहे थे। तभी विशाल बोला, भाभी जरा सबके लिए कॉफी बना लो और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी बना लेना। जी देवर जी, अभी बना देती हूँ। कामिनी उठकर रसोई की तरफ जाने लगी। तब पूनम बोली, भाभी रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद कर दूंगी। अब कामिनी के साथ साथ पूनम भी किचन में जाती है। वो देखती है कि वैनिटी वैन के अंदर ही गैस चूल्हा, राशन, खाने की सभी चीजें और बर्तन सब कुछ था। ये देखकर पूनम हंसते हुए कहती है, अरे दीदी, यहाँ तो पूरा का पूरा चलता फिरता ससुराल बसा हुआ है। भला सफर में इतनी सारी चीजें कौन ही रखता है? देवरानी जी, यहाँ तो ऐसा ही होता है, और इतना सारा सामान इसलिए है क्योंकि महीने में 2-3 ट्रिप तो इन लोगों की लगती रहती है। लेकिन दीदी, जब बाहर घूमने जाते हैं तो खाना पीना तो सब कुछ होटल से होता है, तो फिर इतनी चीजों की क्या जरूरत है? नहीं देवरानी जी, हमारे ससुराल वालों को बाहर का खाना पसंद नहीं है, इसलिए हर समय का खाना और नाश्ता वैन के अंदर ही बनता है।
तुम मुझसे कल पूछ रही थी ना कि घूमने के नाम पर मैं उदास क्यों हो गई, तो यही कारण है। क्योंकि हमारा चलता फिरता ससुराल महीने में ट्रिप तो लगाता रहता है, लेकिन इस ट्रिप में अगर किसी की दुर्दशा होती है तो वो इस घर की बहू की, यानी मैं, और शायद अब तुम भी। ऐसा कहकर कामिनी ने कॉफी चढ़ाई और नाश्ता बनाने लगी। पूनम भी उसकी हेल्प करने लगी। उसके बाद दोनों ने मिलकर सभी को पकौड़े सर्व किए। फिर थोड़ी देर बाद कामिनी ने सभी के लिए खाना बनाया और सबको खिलाया। अंत में वे लोग नैनीताल पहुंच जाते हैं। पूनम ने देखा कि कामिनी चुपचाप खड़ी थी। पूनम अपनी सास से बोली, माँ जी, दीदी कहीं नहीं जाएंगी क्या? अरे बेटा, उसे घूमने फिरने का शौक नहीं है। अगर वो भी हमारे साथ घूमने जाएगी तो खाना कौन बनाएगा? अब पूनम सारी बातें और साथ ही कामिनी की उदासी की वजह भी समझ गई। वो गुस्सा होते हुए बोली, ये क्या तरीका है आप लोगों का? आप लोग खुद तो घूमने के लिए निकल जाते हो और दीदी को अपने साथ नौकरानी की तरह रख लेते हो। और मुकेश भैया, बाकी लोगों का तो छोड़ो, आपने भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा? शर्म आनी चाहिए आपको। और मुझसे तो कभी आप लोग ये उम्मीद करना भी मत कि ससुराल वाले होने के नाते आप लोग घूमे फिरे और मैं बहू होने के नाते आप लोगों को खाना बनाकर खिलाऊं। अरे हम भी इंसान हैं, हमारा भी मन करता है बाहर घूमने का। भैया, आप हम लोगों को बाहर घुमाने तो ले आते, लेकिन क्या आपने जरा सोचा है कि दीदी का कितना मन करता होगा आपके साथ बाहर जाने का, आपके साथ फोटोज खिंचवाने का? जिस तरह की दीदी की दशा है उससे तो साफ जाहिर है कि अभी मैं नई बहू हूँ ना, इसलिए मुझसे पूछा जा रहा है। कल को मैं भी पुरानी हो गई तो मेरा भी यही हाल होगा जो दीदी का हो रहा है। लेकिन मैं दीदी नहीं, मैं पूनम हूँ, पूनम। ये सुनकर सभी लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और तब मुकेश कहता है, पूनम, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम सच कहती हो, हमने तो ये सब कभी सोचा भी नहीं। सभी लोगों ने कामिनी से माफी मांगी। अब उनकी वैनिटी वैन एक स्लीपिंग वैन में बदल चुकी थी। अब वो लोग घूमने फिरने तो जाते, लेकिन कामिनी को अब नौकरानी की तरह हर वक्त खाना नहीं बनाना पड़ता, बल्कि वो भी सबके साथ मिलकर एंजॉय करती। आई एम सो एक्साइटेड अर्जुन, आज मैं अपने गांव के ससुराल में जा रही हूँ। तुम्हें पता है मैं आज तक कभी गांव नहीं गई, अब जाती भी कैसे? हम लोग तो शुरू से ही शहर में पले बड़े हैं, लेकिन ना मेरी बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी कि मेरी शादी किसी प्रकृति से भरी हुई जगह पर हो, जहाँ बस हरियाली हरियाली हो। तुम्हें पता है, शहरों में बने उन भीड़ भाड़ वाले घरों में ना तो मेरा तो दम घुटने को होता था। मुझे तो खुले खुले घर पसंद है। नेहा लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन अर्जुन तो जैसे अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। प्रकृति के पास और हरी भरी जगह, इतनी हरी भरी जगह में है इसका ससुराल की क्या ही बताऊं। नेहा की शादी एक पहाड़ी गांव के अर्जुन से हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग गांव पहुंच गए, जहां कई सारे घर बने हुए थे। नेहा हर घर को गाड़ी से देखते हुए एक ही बात कहती, अर्जुन, वो है क्या हमारा घर? नहीं नेहा, वो नहीं। तो फिर वो पक्का पीली वाली कोठी होगी। तुम्हें पीला रंग पसंद है ना? अरे नहीं, वो तो मुखिया की हवेली है। तो तुम्हारी हवेली कहाँ है? थोड़ा सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। एक एक कर गांव के सभी घर पीछे छूट जाते हैं और कुछ देर बाद वो जंगल से थोड़ा सा पीछे गाड़ी रोक देते हैं। तुम्हें अपना ससुराल देखने की पड़ी थी ना नेहा, अब चलो मेरे साथ। अब वो उसके साथ पैदल पैदल जंगल के रास्ते चल पड़ती है। कुछ देर बाद एक गुफा आती है जो कि पूरी तरह बड़ी बड़ी बैलों से ढकी हुई थी। दरअसल अर्जुन का घर गांव से दूर एक गुफा में था। नेहा, यही है तुम्हारा ससुराल? नेहा देखती है तो सामने एक बड़ी सी गुफा है जिस पर झाड़ फूस उगाए हैं। नेहा चौंकती है, अर्जुन, ये मजाक है ना? ससुराल ये है, गुफा? नेहा, जानता हूँ ये अजीब है, लेकिन यही हमारा पुश्तैनी घर है। क्या? गुफा वाला ससुराल? लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे रह सकते हो? तभी उसकी सास बाहर आती है। बहू, गुफा में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, डरने की जरूरत नहीं। तभी उसकी जेठानी बाहर आती है। अब आप दोनों अंदर आ जाओ, शाम होने को है, सांप बिच्छू निकल आएंगे। हे भगवान, यहाँ सांप भी है। इतने में उसकी ननद प्रिया बाहर आती है। भाभी, जंगल है तो जानवर और सांप होना तो आम बात है। अब आप कौन? मैं आपकी ननद प्रिया हूँ और ये आपकी जेठानी शीतल। फिर वो सब नेहा को अंदर लेकर जाती हैं, जहाँ अंदर काफी लोग होते हैं, जैसे उसके जेठ, उनके दोनों बच्चे, ससुर, देवर और छोटी ननद मेघा। अरे बाप रे, इस गुफा में तो पूरा कुनबा बसा हुआ है। ऐसा लग रहा है इन्होंने एक अलग ही गांव तैयार कर दिया है। हे भगवान, कैसे रहते होंगे ये सब एक साथ अंदर। गुफा के अंदर जाती है जहाँ मिट्टी का चूल्हा होता है, साथ ही बिजली भी होती है। फिर भी वो गुफा ठंडी और रहस्यमयी होती है। ये गुफा अंदर से कितनी ठंडी है, यहाँ तो शहर के एसी से भी अच्छी ठंडी है। लेकिन आप लोगों ने इस गुफा को ही क्यों चुना घर बनाने के लिए? नेहा, यहाँ रहना दादाजी ने शुरू किया था, हमारे खानदान ने इसे घर बना लिया।
अब तुम इसका हिस्सा हो। अब तुम्हारा ससुराल यही गुफा में ससुराल है। वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक बेल पीछे से आकर उसकी पीठ से टच होती है। आ सांप सांप, बचाओ बचाओ। देवरानी जी क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? ये सिर्फ पत्तों की बेल है और कुछ नहीं। अब रात को उसकी जेठानी और ननद सबके लिए खाना बनाती हैं। फिर खाना खाकर सब सोने लगते हैं। अगले दिन तक सारे गांव में औरतें बातें बनाने लगती हैं। सुनो, अर्जुन की बहू आई है ना, शेर वाली। हाँ, और रखा कहाँ है उसे? उसी भूतिया गुफा में। कहते हैं रात को वहाँ आवाजें आती हैं, नई बहू भाग न जाए कहीं। उधर कुछ दिन बाद नेहा आधी रात को जाग जाती है। उस गुफा में धीमी धीमी सी आवाजें गूंज रही हैं। कौन है? अर्जुन। मम्मी जी, हे भगवान, ये कहाँ भूतिया गुफा में लाकर पटक दिया इस अर्जुन के बच्चे ने। इससे प्यार की अच्छी सजा मिल रही है। वो चादर को पैर से सर तक ढककर सो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा को उस गुफा में रोज किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक दिन नेहा को उस गुफा में बेचैनी होती है और अब वो उस गुफा को घर बनाने में जुट जाती है। दीवारों पर रंग भरती है, आधुनिक और पारंपरिक का मेल करती है। साथ ही उस गुफा में अंदर दीवार पर सुंदर सुंदर चित्र बनाती है। साथ ही दुर्गा माँ की प्रतिमा भी बनाती है और उनकी रोज पूजा करती है। मैं तो सोच रही थी कि शादी के बाद फर्नीचर शॉपिंग करेंगे, लेकिन यहाँ तो गुफा डेकोरेशन है। उसके आने से अब उस गुफा का रंग ही बदल गया। फिर एक रात उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। साथ ही किसी के होने का एहसास होता है। वो गुफा की गहराई की तरफ जाती है, जहाँ एक पुराना दरवाजा अपने आप खुलता है। नेहा अंदर झांकती है तो एक पुरानी मूर्ति दिखती है। उसके माथे पर तिलक होता है और नीचे लिखा है गृह लक्ष्मी का द्वार। ये क्या है? कोई मंदिर? तभी एक बूढ़े साधु की आवाज आती है। डर मत बेटी, इस गुफा में जो भी बहुत सच्चे मन से सेवा करे उसे इसका रहस्य पता चलता है। आप कौन? गुफा का रक्षक। अब से तुम सब श्राप मुक्त हो। अगली सुबह, मम्मी जी, इस गुफा में एक बाबा मुझे मिले और एक मूर्ति। वो क्या है? क्या तुमने गृह लक्ष्मी द्वार देख लिया? हाँ, और बाबा भी। जिस बहू को गुफा स्वीकार करती है उसे ही वो द्वार दिखता है। तुम चुनी गई हो बेटी। अब से हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। मेरी बहू ने इस गुफा को मंदिर बना दिया। तभी बाबा अचूकनाथ फिर से प्रकट होते हैं। बहू तो सच्ची गृह लक्ष्मी है। अब ये गुफा तेरे आशीर्वाद से उजियारा रहेगी। अब से तुम श्राप मुक्त हो। श्राप? कैसा श्राप? तभी सास उसे बताती है। बहू, दरअसल हम लोग रजवाड़ों के खानदान से हैं और अर्जुन राजकुमार है। कई साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस गुफा में रहने वाली एक पागल औरत की जान ले ली थी, क्योंकि वो गांव में आकर कभी भी किसी भी बच्चे बूढ़े पर हमला कर उसकी जान ले लेती थी। उसके भाई, जो कि वही बाबा थे, उन्होंने हमें श्राप दिया था कि हम रजवाड़ों को अब इस गुफा में रहना पड़ेगा, नहीं तो सारा वंश खत्म हो जाएगा। और जब कोई नेक दिल गृह लक्ष्मी इस गुफा को घर मानकर इसकी देखभाल पूजा पाठ करेगी, तभी हम इससे आजाद होंगे। इसके बाद सास उन सबके साथ वहाँ से वापस महल लौट आती है, जहाँ बड़ा शाही महल था, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी वहाँ रहते हैं। गुफा में ससुराल एक प्रतीक है अजनबी और कठिन लगने वाले नए रिश्तों का, जिनमें प्रवेश डरावना हो सकता है, लेकिन यदि दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो तो हर गुफा एक सुंदर घर बन सकती है।